क्या हाल चाल है दोस्तों सभी का। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा। और हमारा एक टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी पर, जो कि क्रैश कोर्स है आने वाले सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्रैश कोर्स अच्छे से कर रहे होगे। करना कैसे सिंपल है कि यहाँ पर मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और आप उसके प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज करते चले जाइए, आसान हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखो, मतलब आपको कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो 2x की स्पीड पर देख लो, लेकिन वीडियो को अंत तक देखो कि आज नया क्वेश्चन क्या बन सकता है। मैं उस क्वेश्चन की भी कोशिश करूँगा बताने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक। और टॉपिक है हमारा आज DPSP, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। आज हम पढ़ रहे हैं DPSP, यानी वो पार्ट 3 था संविधान का और ये पार्ट 4 है। और हमको एक बात अच्छे समझ में आती है कि पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पर आर्टिकल हैं 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं कि संविधान का पार्ट 3 और पार्ट 4 में क्या डिफरेंस है। पार्ट 3 और पार्ट 4 में क्या डिफरेंस है, यानी पार्ट 3 जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की और पार्ट 4 बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं, देखिए ये एक नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब ये स्टेट को रोकता है। स्टेट यहाँ पर गवर्नमेंट भी हो सकती है, पार्लियामेंट भी हो सकता है। ये इससे पिछली क्लास में बात कर चुका हूँ मैं। स्टेट क्या है आप एक वीडियो देख लेना, जो टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट मैंने पहली क्लास डाली थी, उसमें समझाया था स्टेट क्या है। स्टेट अब भी समझो, अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हो। स्टेट क्या है? स्टेट एक अथॉरिटी है जिसके पास कोई ना कोई पावर है डिग्री ऑफ कंट्रोल करने की, चाहे वो हमारा पार्लियामेंट हो, चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो यहाँ पर स्टेट को मना किया गया है कि आप ऐसा मत करो, किसी साथ भेदभाव मत करो, सबको समान अवसर दो, सबको आज़ादी दो घूमने की। ऐसा यहाँ पर स्टेट के लिए नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर स्टेट को एक पॉजिटिव अप्रोच के बारे में बात की गई है। ये क्या मतलब है? देखो यहाँ पर बोला गया स्टेट को कि आप ऐसा करो कि सबको शिक्षा के अधिकार दो, और यहाँ पर आप किसी को काम करने का अधिकार दो, किसी की मेंटेनेंस रखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ। मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच बताता है पार्ट 4। अगर मैं थोड़ा और देसी भाषा में हम बात करें, लेमन भाषा में, यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है हमारी गवर्नमेंट को। हमने गवर्नमेंट अपने लिए चुनी है। अब गवर्नमेंट के क्या काम होंगे वो यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है कि जब हमारा संविधान बना था तो हम सफिशिएंट नहीं थे कि हम हर चीज़ अपनी लोगों को दे पाए। तो इस वजह से संविधान में वो चीज़ें रखी गई कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम सफिशिएंट होंगे, हमारे पास सफिशिएंट मनी होगी गवर्नमेंट के पास, तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। तो पार्ट 4 एक डायरेक्शन दी गई है। और डायरेक्शन किसके दी गई है? गवर्नमेंट को, कि आप ऐसे ऐसे कार्य करते रहिए टाइम के टाइम। जैसे अगर मैं बात करूँ, काफ़ी न्यूज़ में रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, एक आपने सुना है पब्लिक असिस्टेंस, एक वर्ड हम बात करेंगे। आर्टिकल 41 में बात की गई है पब्लिक असिस्टेंस। मेरा संविधान बोलता है आर्टिकल 41 यानी पार्ट 4 में लिखा है आर्टिकल 41 के अंदर कि लोगों की मदद की जाए, जिसको मदद की ज़रूरत है। देखो सरकार कोशिश भी करती है ना, पेंशन स्कीम लेकर आती है, विधवा पेंशन स्कीम है ना, डिसेबल्ड पेंशन स्कीम है। वैसे एक बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की कि हर कम्युनिटी के लिए रूल्स बराबर हों, यानी जो लॉज हैं वो बराबर होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं हिंदू का जो लॉ चलते हैं वो चलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट से, और मुस्लिम चलता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। भाई अगर हिंदू में तलाक दिया जाता है, जिसने तलाक दिया है और वो जॉब पर है, तो जिसको जो जॉब पर नहीं है उसको उसकी देख रेख रखनी पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। यानी अगर पत्नी जॉब पे नहीं है और उसको तलाक दे दिया गया है, तो वो पत्नी अपने पति पर, जिसको डाइवोर्स जिससे मिला है उसे, उस पर चैलेंज कर सकती है उसकी सैलरी पर भी। वो सैलरी कितना % उसको मिलेगा वो हमारी न्यायपालिका तय करती है। लेकिन ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बोलता है। तलाक देने के बाद देयर विल बी नो मेंटेनेंस, वहाँ पे कोई मेंटेनेंस ऐसी बात नहीं की गई है कि दोनों के लॉ क्या हैं, अलग हैं। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है कि आप इसको लागू करो, एक डायरेक्शन दिखाई गई है। ट्रिपल तलाक को बैन करना ना, उसके ऊपर कुछ रूल्स बनाना, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अचीव करना है। तो बेसिक डिफरेंस पार्ट 3 और पार्ट 4 में यही है। जो पार्ट 3 में है, हमने अच्छे से बात की थी कि वो सब जस्टिशिएबल है। वो क्या है? जस्टिशिएबल है, वो न्यायोचित है। अगर पार्ट 3 में स्टेट हमको वो चीज़ नहीं देता है तो उसको मांगने के लिए हम न्यायपालिका जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट नहीं दे पा रहा तो उसके मांगने के लिए न्यायपालिका नहीं जा सकते हैं, यानी ये जस्टिशिएबल नहीं होता है। यही बेसिक डिफरेंस होता है पार्ट 3 और पार्ट 4 में। अब आगे चलते हैं।
देखो, एक हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जो हमारा संविधान है उसकी धारणा हमने बहुत देशों से ली है, और जो डीपीएसपी का कंसेप्ट है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया, तो बोलेंगे इट टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं आगे बात करूँ, डीपीएसपी एक हमको अच्छे से पता है कि हमारे जो संविधान का सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स, ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था संविधान की विशेषताओं में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे मैंने बताया था आपको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, हमारे संविधान का ये सबसे बड़ा सोर्स है। यहाँ से सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स लिए गए हैं। ये भी एक तरह का संविधान था जो कि अंग्रेजों इस पे काम करते थे, और यहाँ से सबसे ज़्यादा आर्टिकल यहीं से उठाए हैं जो आज का मेरा संविधान है। तो क्वेश्चन बना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये किस नाम से था, उसमें भी था ये, तो उसमें इसका नाम था निर्देश के साधन, या इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो, अगर आप पहले ये टॉपिक पढ़ भी चुके हो तो आपको पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ भी आएगा, और वनडे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसका नाम क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश के साधन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और, अभी मैंने बताया कि जस्टिशिएबल नहीं है पार्ट 4, यानी आप नहीं मांग सकते। एक व्यक्ति हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। एक व्यक्ति ने बोला था इट्स अ बैंक चेक, इट्स अ बैंक चेक whose payment is done by bank of its own। इसका मतलब क्या है कि जो पार्ट 4 है ना, वो एक ऐसा बैंक है जिसकी पेमेंट वो खुद करेगा, आप नहीं मांग सकते हो। भाई, आपके खाते में 50,000 रुपये हैं, ठीक है, तो आप जाते हो बैंक के पास, निकलवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं करोगे, बैंक की मर्जी होगी जब आपको देगा। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट जब चाहेगी देगी, आप इसको मांग नहीं सकते हो। मांगने कहाँ जाते हैं वैसे, न्यायपालिका, और वो आप नहीं जा सकते हो। तो क्वेश्चन मुझे बताना है, यह एक बैंक है जो सुविधा अनुसार पैसे देता है। पार्ट 4 को ऐसा किस व्यक्ति ने बोला, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, और बना भी हुआ है सीडीएस में। तो आपको बताना है कि ये लाइन किसने बोली पार्ट 4 के लिए। यह एक चेक है जो कि सुविधा अनुसार दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझा पार्ट 4 का बेसिक इंट्रोडक्शन की पार्ट 4 क्या है, इसको क्या क्या नाम दिए गए। अब आगे चलते हैं। हमने अच्छे से बात की है कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मैं आपको सभी आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी नहीं हैं, जो काफ़ी न्यूज़ में हैं उनकी हम ज़्यादा बात कर लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 36। सिंपल है बिल्कुल, ये डेफिनेशन देता है स्टेट की, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मतलब जो मैंने आपको पार्ट 3 में पढ़ाई थी, है ना, पार्ट 3 में हमने पढ़ा स्टेट क्या होता है। स्टेट एक अथॉरिटी है जिसके पास कोई ना कोई पावर है डिग्री ऑफ कंट्रोल की। वो सेम डेफिनेशन पार्ट 3 की पार्ट 4 में भी एप्लीकेबल है, ये ऐसा आर्टिकल 36 में लिखा है। आर्टिकल 37 ये बोलता है कि जो डीपीएसपी है दे आर नॉट जस्टिशिएबल। अभी मैंने बताया कि आप इनको न्यायपालिका से नहीं मांग सकते हो। जब मर्जी होगी गवर्नमेंट की, जब भी आप स्टेट से मांग पाओगे। ये आर्टिकल 38 ये बोलता है, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर ऑफ स्टेट, मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर ऑफ स्टेट। देखो, ये बात करता है कि सामाजिकता बनाई जाए और कल्याणकारी राज्य हो। कैसा राज्य हो भाई? कल्याणकारी राज्य हो, कि सरकार कोशिश करे। बताया, डायरेक्शन दी गई है कि आपको सामाजिकता बनाकर रखनी है।
आपको पूंजीवाद नहीं करना है कि आपको सबको इकट्ठा लेकर चलना है कि कोई एक ज़्यादा अमीर और कोई ज़्यादा गरीब ना हो। ये मेंटेन करता है, सोशल ऑर्डर की बात करता है कि राज्य ऐसे कुछ सरकार कोशिश करे। आप देखते भी हो कि जिसके पास घर नहीं होता, सरकार उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देती है, ताकि क्या बनाने के लिए, सोशल ऑर्डर बनाने के लिए, एक कल्याणकारी राज्य हो, हर उस राज्य में हर सुविधा हो। ऐसी बात करता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो सुन लीजिए एक बार थोड़ा सा। ये बात करता है कि कुछ सिद्धांत फॉलो होने चाहिए, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो मैं बार बार बोलता हूँ, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, 2x की स्पीड पर देख लेना, पर कि कुछ बोलता है कि प्रिंसिपल टू बी फॉलो, कुछ सिद्धांत फॉलो किए जाएं। जैसे ये बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन हो। अक्सर आप देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड टीचर होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं कि हमको भी समान वेतन मिलना चाहिए, हम भी 8 घंटे काम करते हैं और परमानेंट टीचर भी 8 घंटे काम करते हैं, हमको पैसा कम क्यों मिलता है। ये पार्ट 4 में लिखा है, ठीक है ना। अगर ये पार्ट 3 में होता तो न्यायपालिका जाते, अपना एक्सप्रेस नहीं करते स्ट्राइक से, ठीक है ना। स्ट्राइक करना उनका फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसको मांगना फंडामेंटल राइट नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। दूसरा ये बात करता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि एक बच्चे का जो विकास हो, स्वास्थ्यपूर्ण विकास हो, सरकार उसके लिए कोशिश भी करती है, बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आती है ना। तो ये बात करता है। इसके अंदर है एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। इसके अंदर है कि प्रोटेक्टिंग हेल्थ ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स की हेल्थ की बात करता है। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है मेरे हिसाब से, यहाँ पर एक ही लाइन है कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, एक आर्टिकल 39A है, बस सुन लीजिए 39A, जो कि संविधान में अमेंडमेंट किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 42वें अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था ये। इसमें बोला गया था कि भाई हमें इक्वल जस्टिस, है ना, समान न्याय होना चाहिए। भाई अब किसी का झगड़ा हो जाता है तो आपको भी पता है, एक गरीब है और एक अमीर है बहुत, तो अमीर तो न्यायपालिका जा सकता है ना, अब गरीब कहाँ से वकील करेगा, वकील नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा संविधान डायरेक्शन देता है, और आपने देखा भी होगा इस डायरेक्शन को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक NLC, नेशनल लीगल अथॉरिटी एक्ट, है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, है ना, 1987 में पास किया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इसके तहत फ्री लीगल एड दी जाती है, फ्री लीगल एड, आपको कानूनी सहायता क्या दी जाएगी, फ्री दी जाएगी। ये संविधान में बाद में आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। यानी अगर आपसे पूछे कि फ्री लीगल एड की बात कहाँ पर की गई है, कहाँ पर की गई है भाई, कि मुफ्त कानूनी सहायता की बात की गई है संविधान के पार्ट 4 में, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सरकार अपने अकॉर्डिंग कोशिश करती है, और सरकार ने कोशिश भी की और एक एक्ट पास किया था इसके लिए, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 40 की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर 5 स्टार कर रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 4 से 5 बार रजिस्ट्री में आ भी चुका है। देखिए आर्टिकल 40 बात करता है डायरेक्शन फॉर पंचायत्स, डायरेक्शन फॉर पंचायत्स। ये बात करता है कि सभी राज्यों के अंदर क्या होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, सभी जगह पंचायत होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन देता है। जब हम आज़ाद हुए थे तो पंचायत नहीं होती थी, लेकिन डायरेक्शन दी गई थी, और मैंने बताया डायरेक्शन दी गई है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्ट भी पास किया, जिसको हमने संविधान के शेड्यूल 11 और 12 में जोड़ा था, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को। इसकी डायरेक्शन संविधान के आर्टिकल्स में दी गई थी, 40 में दी गई थी, ठीक है। अब ये आज हमने पढ़ा आर्टिकल 40 तक, ठीक है। अगली क्लास में हमारा 41 से 51 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पर। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ समझ आ रही होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर आपको ये टॉपिक सही लग रहा है, लगता है कि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है और दूसरों को भी फ़ायदा रहेगा, तो आप इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हो, कहने मतलब शेयर कर सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो ये भी आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।